तो गाइस, तो आज आप सभी का स्वागत है हमारे पहले लेक्चर में, जो कि बेसिक ऑन करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस पे है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे बैंक्स ऑफ हिंदुस्तान से, जो कि पहला बैंक था। उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे, उसके बाद हिल्टनियन कमीशन पे, फिर आरबीआई एक्ट, फिर आरबीआई का नेशनलाइजेशन। उससे पहले हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बैंक और नॉन बैंक में क्या डिफरेंस है। तो बैंक बेसिकली क्या होता है कि बैंक एक ऐसी संस्थान है जो पब्लिक एट लार्ज से पैसे उठाती है और पब्लिक एट लार्ज को पैसे देती है। जो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उसे ही बैंक बोला जाता है। जो ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, पब्लिक एट लार्ज से पैसा उठाना और पब्लिक एट लार्ज को पैसा देना, अगर ये चीज़ जो संस्था नहीं कर पाती है उसे हम बैंक नहीं, नॉन बैंक कहते हैं। वो आगे के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। पहला, बैंक का मीन्स क्या है कि पब्लिक एट लार्ज से पैसे उठाना और पब्लिक एट लार्ज को पैसे देना एज अ लोन। अभी देखिए, पब्लिक एट लार्ज से पैसे लेना और इन्हीं जब भी आप किसी बैंक में जाएंगे, आप ये देखिएगा कि जिस रेट पे उन्हें दिया जाता है लोन और जिस रेट पे उन्हें उनकी फिक्स डिपॉजिट या कोई भी सेविंग्स स्कीम पे जो पैसे देते हैं, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसे हम लोग स्प्रेड बोलते हैं। वही एक बैंक का अर्निंग होता है। अब बैंक कितने प्रकार के होते हैं? बैंक बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं। हम लोग उसे पब्लिक बैंक बोल सकते हैं, फिर प्राइवेट बैंक, फिर कोऑपरेटिव बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट्स बैंक। अब सब में डिफरेंस क्या है? एक तो नॉर्मल पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक में पब्लिक बैंक वो होती है जिसमें सरकार की स्टेक 51% रहती है और 51% या उससे ज़्यादा हो। क्योंकि देखिए, पब्लिक बैंक में अगर जितने जितने परसेंट में आपकी शेयर रहेगी, उतने परसेंट में उतने लोग जैसे 100, लेट्स सपोज कि 100 मेंबर की वो है, 100 मेंबर की जगह है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? एक पूरा ऐसा ये बना रहता, बहुत सारे लोग जो डिसीजन मेकिंग लेते हैं, जो अपर लेवल पे बैठते हैं। एक बैंक का कैसे वर्क होगा, क्या रोल्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, किसको ये सारे चीज़ असाइन करेंगे, वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताते हैं। तो लेट सपोज 100 मेंबर हैं, तो अगर गवर्नमेंट का 51% स्टेक है, मतलब 51 लोग गवर्नमेंट की तरफ से बोलेंगे। तो अगर 51 लोग गवर्नमेंट के होंगे तो ऑब्वियसली और गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वही इम्प्लीमेंट होगा। तो बेसिकली इसमें स्टेक की बात होती है। प्राइवेट बैंक जिसमें 51% स्टेक किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी और फर्म के पास होती है, उसे प्राइवेट बैंक बोलते हैं। अब इसी में फॉरेन बैंक्स भी आती हैं। फॉरेन बैंक्स जिनकी यहाँ पे ओरिजिन यहाँ से नहीं है, किसी दूसरी जगह से, जैसे डॉशे बैंक है जर्मनी का, या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अमेरिका का, या सिलिकॉन वैली बैंक था पहले। और कोऑपरेटिव बैंक, एक्चुअली कोऑपरेटिव बैंक ही ऐसा बैंक है, लाइक इससे पहले आरबीआई का रोल एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। आरबीआई सुपरवाइज़र एज वेल एज रेगुलेटर दोनों होता है। देखो, किसी भी चीज़ में ऐसा है कि उसे रेगुलेट और सुपरवाइज दोनों करना होता है। तो रेगुलेटर, आरबीआई इज द सोल रेगुलेटर ऑफ ऑल दिस बॉडी। पहले वो जब भी सेबी 1992 में आया, सेबी से पहले आरबीआई ही कैपिटल मार्केट को भी ये रेगुलेट करता था। जब सेबी का गठन 1992 में हुआ, उसके बाद सेबी आया और कैपिटल मार्केट इतना फ्लोरिश किया।
वो एलपीजी रिफॉर्म्स में हम लोग किसी बाद के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आरबीआई सुपरवाइज़र प्लस रेगुलेटर होता है, बट कोऑपरेटिव बैंक के केस में सुपरवाइज़र जो होता है वो वहाँ, क्योंकि एक्चुअली कोऑपरेटिव बैंक एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू पास होता है। जैसे ये क्यों बना था, जैसे एसएचजी होता है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स, जहाँ पे क्या होता है कि जैसे 20 मेंबर हैं तो वो लोग आपस में कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करके एक जगह करेंगे और किन्हीं एक लोग को जिनको ज़रूरत पड़ेगी उनको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे पैसे देंगे। और फिर लेकिन वो इसमें सारे लोग एलिजिबल नहीं हैं, वो 20 मेंबर ही एलिजिबल हैं। तो यही कॉन्सेप्ट से अभी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आरबीआई के शेड्यूल 2 में रजिस्टर हो जाता है उसे हम लोग कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। तो इसकी सुपरवाइजर जो स्टेट गवर्नमेंट, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट या आरआरबीज होती है, बेसिकली आरआरबीज। और फिर इसकी रेगुलेशन कौन करता है, तो रेगुलेशन सबकी आरबीआई ही करता है, अब बेसिकली पब्लिक बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल एरिया बैंक। एक्चुअली जब तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक सभी बैंक हैं, तब क्यों स्मॉल फाइनेंस बैंक का ज़रूरत है, या लोकल एरिया बैंक का, या पेमेंट्स बैंक का, या कोऑपरेटिव बैंक का? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि पीएनबी है, एसबीआई है, ये सब है, बट पीएनबी और एक तो प्राइवेट बैंक तो हर एक सिटी में अवेलेबल भी नहीं होता है, उसके ब्रांचेस बहुत कम हैं। इसीलिए आरबीआई का हर एक रूल ऐसा, फॉरेन बैंक के केस में जो भी 20+ ब्रांचेस जिस फॉरेन बैंक्स में हैं उसी के लिए वो CRR, कैश रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो भी होता है वो फॉलो किया जाता है फॉरेन बैंक्स पे, उन्हीं फॉरेन बैंक्स में जिसका 20 या उससे ज़्यादा ब्रांचेज हैं, मतलब पूरे इंडिया में। और पब्लिक और प्राइवेट बैंक क्यों स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी ज़रूरत है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और लोकल एरिया बैंक बहुत माइन्यूट लेवल पे काम करते हैं, बहुत बेसिक लेवल पे। स्मॉल फाइनेंस बैंक एकदम हर एक छोटे छोटे तबके, छोटे छोटे सोसाइटीज़ या छोटे छोटे शहर में होते हैं। और पब्लिक बैंक और इतना 140 करोड़ पॉपुलेशन में आप ये नहीं सोच सकते कि सब काम पब्लिक या प्राइवेट बैंक ही करेंगे। तो फिर और कितने भी ब्रांचेस बना लो आप लोग फिर भी शॉर्ट ही रहेंगे कुछ ना कुछ से। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का ज़रूरत इसीलिए पड़ा, और लोकल एरिया बैंक का भी। अब पेमेंट्स बैंक क्या होता है? पेमेंट्स बैंक बेसिकली ये पेमेंट्स बैंक एक तरह का ऐसा बैंक है इसे एक्चुअल बैंक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये तो ये डिपॉजिट नहीं ले सकती। मैंने पहले ही आपको बता चुका है कि बैंक वो होते हैं जो पब्लिक एट लार्ज से पैसे लेते हैं और पब्लिक एट लार्ज को पैसे देते हैं। पेमेंट्स बैंक ये दोनों काम नहीं करती है, इसीलिए ये नॉर्मल बैंक्स नहीं होते। जैसे पब्लिक बैंक होता है, प्राइवेट बैंक होता है, वैसे पेमेंट बैंक नहीं होता है। आपने देखा होगा एयरटेल पेमेंट बैंक या ऐसा 6 पेमेंट बैंक अभी हैं एग्जिस्टिंग में। अब देखो बैंक और नॉन बैंक में क्या डिफरेंस होता है। बैंक और नॉन बैंक में, बैंक जो भी बैंक होता है वो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जितने भी होते हैं, क्या होता है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, जो शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट में जो बैंक दर्ज हैं उन्हें हम लोग शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। और नॉन बैंक क्या होता है, वो NBFCs क्या होता है, ये कंपनीज एक्ट के थ्रू बनाए जाते हैं, कंपनीज एक्ट 1956 के थ्रू। जैसे कोई भी NBFC आपने देखा होगा, NBFC में मेन चीज़ है कि वो लोन तो देते हैं, जैसे श्रीराम फाइनेंस देख लो आप, या मुत्तापुरम गोल्ड लोन वाला देख लो, तो वो पब्लिक एट लार्ज से डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, टर्म डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। टर्म डिपॉजिट मतलब क्या, सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट, ये दोनों अकाउंट को हम लोग बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। अब सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में ऐसा है, और एक टर्म डिपॉजिट होता है, एक होता है टर्म डिपॉजिट, एक होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट मतलब
कि आपको एक बार में पैसे नहीं दिए जाएंगे, मतलब जब भी आपको ज़रूरत होगी। आदि थोड़ा कम करो। ये करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट मतलब क्या और करंट अकाउंट मतलब क्या? सेविंग अकाउंट में हम लोग पैसे डालते हैं अपने नॉर्मल डे टू डे यूज़ के लिए, और करंट अकाउंट में हम लोग क्या होता है कि जो लोग बहुत बड़े व्यापारी हैं जिनका रोज़ का 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा है, तो सेविंग अकाउंट में 4% इंटरेस्ट देती है, पर करंट अकाउंट में कुछ भी इंटरेस्ट रेट नहीं होता। मतलब सरकार उस पैसे पे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देता, क्योंकि ये डे टू डे वर्किंग के लिए होता है। तो और फिर फिक्स डिपॉजिट में लाइक 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, 8 साल का होता है, 1 साल का होता है। तो ये टाइम डिपॉजिट हो गया। और आगे के लेक्चर्स हम लोग और कवर करेंगे बाद में। मैंने पढ़ा है उसकी पीपीटी मैं टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दूंगा, सो गो थ्रू दैट एंड विल come out with more lectures afterward. Thank you.